गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। पहले हमने सीखा था कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस, फिर हमने बातचीत करी थी व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन, फिर हमने बात करी थी अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, then convert that business transaction into the monetary terms, then record in a systematic manner which is known as a journal entry, then classify the transaction, that is known as classification means what, कि हमने डेटा का बंटवारा करा, हमने डाटा को बांट दिया, that is the classification of data। then फिर हमने classification of data is also known as ledger, then फिर हमने उस लेजर को समरी के तौर पे लिया, that is known as summary of the account, summary of the balances, that is we can say that कि हम उसे बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर हम लोग बातचीत करते हैं कि उसका रिजल्ट निकालें, फाइनल अकाउंट बनाएं, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम ये देखते हैं, उसमें बातचीत करते हैं कि भाई ट्रेडिंग और P&L अकाउंट क्या है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी और बैलेंस शीट की पोजिशन क्या है। इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें ट्रेडिंग P&L से हमें मालूम पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट से हमें मालूम पड़ती है फाइनेंशियल पोजीशन, फिर हम रिजल्ट निकालते हैं और उस रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं जिससे हम अर्थ निकाल पाते हैं कि इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं कि हम पिछली बार क्या थे, इस बार क्या है। फिर हमें लगता है कि हमारे ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, पिछली बार से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, हम लोग कंपेयर करते हैं और देन फिर हम लोग पब्लिक को कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारी स्थिति पिछली बार से बेहतर हुई, और हम पब्लिक को जाके कम्युनिकेट करते हैं। तो दोस्तों दिस इज एन बिजनेस साइकिल, दिस इज एन अकाउंटिंग साइकिल कि आपको फर्स्ट यू टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन कन्वर्ट इनटू मॉनेटरी टर्म्स, देन रिकॉर्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर विच इज नोन एज ए जर्नल, देन क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, देन समराइज द ट्रांजेक्शन, देन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट एंड आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, देन इंटरप्रिटेट, पिछले साल से इस साल को कंपेयर करो एंड कम्युनिकेट टू द अदर। दोस्तों ये था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हो या इसे साइकिल भी बोल सकते हो। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, किसे रिकॉर्ड करना है, किसे नहीं करना है, कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, कौन से नहीं है, ये मालूम करना है। उसे मेजरमेंट करना है, मतलब उसे पैसों में कन्वर्ट करना है, पैसों में रिकॉर्ड, आपने वो उस ट्रांजेक्शन को पैसों में मेजर करना है, देन उसको रिकॉर्ड करना है, दैट इज नोन एज जर्नल एंट्री इन ए सिस्टमेटिक मैनर विद द एप्लीकेशन ऑफ रूल। देन फिर उन डेटा को क्लासिफाई करना है जिससे हमको वर्गीकरण हो पाए। फिर हम उन डेटा को समराइजिंग करेंगे, जैसे ट्रायल बैलेंस कहेंगे। फिर हम इसी में बहुत सारी चीज़ें समराइजिंग में ही, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट सब इसी में है। फिर इसमें हम इंटरप्रिटेशन भी निकालेंगे और इंटरप्रिटेशन निकाल के अब हम पब्लिक को कम्युनिकेट करेंगे दोस्तों, दैट इज द कम्युनिकेशन टू द अदर। ये रहा अपने लिए। अब दोस्तों अगर मैं शुरू से चलूँ यहाँ से, तो ये था मेरा अकाउंटिंग और ये रहा अपने लिए मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब दोस्तों आगे जाके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा कि आपके लिए अकाउंटिंग क्या है और आपके लिए बुक कीपिंग क्या है। व्हाट डू मीन बाय बुक कीपिंग एंड व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग, ये आगे जाके आपको एक डिफरेंस के माध्यम से मैं समझाऊंगा। पर पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों करूं मैं अकाउंट्स, क्यों करूं मैं लिखा पढ़ी। मेरे बिजनेस है, मेरी दुकान है, मैं खुद बैठता हूं, मैं माल खरीदूं, मैं माल बेचूं, मैं पैसा लूं, मैं क्यों करूं लिखा पढ़ी, मैं क्यों करूं अकाउंटिंग, मुझे किसको दिखाना है। दोस्तों बहुत सारे उद्देश्य हैं अकाउंटिंग करने के। पहला उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज व्हाई ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल देन पोस्टेड इनटू द लेजर। अकाउंटिंग करने का मेन उद्देश्य है कि सबसे पहले आपको अपने रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक मैनर में रखना चाहिए। पहले आपको हर चीज को जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर उसे क्लासिफाई करना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि आपको एट ए टाइम एट ए ग्लांस इंफॉर्मेशन मिल पाए। आप जर्नल एंट्री इसलिए करते हो ताकि आपको भूलने का टेंशन नहीं रहे और आपको हर चीज रिकॉर्ड होगी। कभी भी आपको देखना है 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने 5 महीने बाद, तो आप आराम से अपनी जर्नल एंट्री और लेजर को देख के अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि मैंने किससे माल खरीदा, किसको माल बेचा, किससे पैसा आया, किसको दिया, किससे बाकी, किसका क्या है। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द एरर और फ्रॉड। दोस्तों आ गई बात
कि अगर आपसे कोई गलती हुई और आपने अकाउंटिंग करी है, जैसे आपको किसी से पैसा लेना था पर आपकी मेमोरी नहीं बोल पा रही, याद नहीं रख पा रहे हो, गलती हो गई आपसे, लेकिन अकाउंटिंग करी होगी तो वो चीज़ आपको बता देगी कि नहीं यार इसके इतना माल बेचा था, इतना पैसा आया था, इतना बाकी है। कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने तो आपको दे दिए थे भैया, दे दिए थे तो देख यहाँ कहाँ लिखा है, देख तेरी साइन कहाँ है। इसका मतलब अकाउंटिंग करने से झगड़े का निपटारा हो जाता है, अकाउंटिंग करने से गलतियां सुधर जाती है, अकाउंटिंग करने से फ्रॉड नहीं हो पाते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों एक परिचित है, वो किराने की दुकान चलाते हैं, कोई भी दुकान चलाते हैं, अगर वो अकाउंटिंग नहीं रखेंगे तो हमने उनसे पूछा कि आपकी दुकान कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, आप कितना कमाते हो, अच्छा कमाते, घर खर्चा अच्छा चल जाता है, बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है, भाई तू बता कितना कमा रहा है। बोले मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्डिंग तो करी नहीं, मैंने कोई लिखा पढ़ी तो करी नहीं। इसका मतलब आप अकाउंटिंग करोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपको ये मालूम पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना है, आप अपने बारे में पिछले साल से कंपेयर कर पाओगे कि वेयर यू आर। इट मीन्स बिना अकाउंटिंग करे आप अधूरे हो, बिना अकाउंटिंग करे आप कुछ नहीं बोल सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग करने से आपको हर चीज सामने दिखेगी, आप एनालाइज कर पाओगे, आप बोल पाओगे, आप बता पाओगे कि स्थिति क्या है। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप अकाउंटिंग करते हो तभी आपको मालूम पड़ता है कि आपको किससे पैसा लेना बाकी है, किसको देना बाकी है, आपकी असेट्स क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपके ऊपर कर्जा कितना है, आपके बैंक में पैसा कितना पड़ा, आपके हाथ में पैसा कितना है, आपके पास कौन कौन से असेट्स है, कौन कौन से दायित्व हैं, तमाम तरह की बैलेंस शीट की पोजीशन अर्थात फाइनेंशियल पोजीशन आपको इसी से मालूम पड़ पाती है। अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। आज आप सोचो, आप इंदौर में बैठे हो, आप पूना में बैठे हो, आप बॉम्बे में बैठे हो, पर आप रिलायंस के बारे में जानकारी निकालना चाहते हो, तो क्या आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा रिलायंस में पता करने? नहीं, आपको रिलायंस के डेटा नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, क्योंकि कंपलसरी हो गया सरकार द्वारा कि आप जो भी अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती है उनको अपनी अकाउंटिंग करके अपना फाइनल अकाउंट बना के अपनी बैलेंस शीट पब्लिक के लिए ओपन रूप में नेट पे पब्लिश करनी पड़ती है। अब अगर मुझे रिलायंस पे पैसा लगाना है, मैंने उसको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है और मैं सोचता हूं कि मैं अपना पैसा रिलायंस में लगाऊं, मैं भी उसके शेयर्स खरीदूं, तो मुझे देखना है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, कौन सी कंपनी में नहीं लगाऊं, किस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी, किस कंपनी में मुझको पैसा लगाना उचित होगा। इन सब बातों के लिए पहले मुझे उनके यहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती थी। आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि अपने घर बैठे बैठे उनके बही खातों को चेक कर लो, उनके बही खाते जो आपके नेट पे अवेलेबल है उनको चेक कर लो, और आपको लगता है कि ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी, इसमें पैसा लगा दो। इट मीन्स अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। इसका मतलब अकाउंटिंग जो है वो अपने यूजर के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है और वो अच्छी इंफॉर्मेशन को दी जाती है। दोस्तों दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये रहे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, चेक कर लें। पक्की बात। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं बातचीत करूं आपसे, तो ये रही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब दोस्तों अकाउंटिंग में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं कि एक इंसान में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो अच्छे नेचर का हो, सुंदर हो, व्यवहारिकता वाली बातचीत हो, उसमें फ्रॉडी किस्म का नहीं हो, ऐसे एक इंसान में कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक टीचर में अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छे नेचर का हो, बातचीत में अच्छा हो, नॉलेजेबल हो, पोलाइट हो, ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे ही अकाउंट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अभी मैंने अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, अकाउंटिंग के और भी बहुत ऑब्जेक्टिव है, और भी बहुत ऑब्जेक्टिव। चलो हम ऑब्जेक्टिव पे पहले और आते हैं। अकाउंटिंग रखने से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग रखने से हमें मालूम पड़ता है कि वेयर वी आर, अकाउंटिंग रखने से हमें मालूम पड़ता है कि किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। अकाउंटिंग रखने से एट ए ग्लांस हमको अपनी जानकारियां मालूम पड़ जाती है। अकाउंटिंग करने से हमको आगे के फ्रॉड नहीं हो पाते हैं, कोई झूठ नहीं बोल पाता है, क्लियरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड करते तो याद रखने की परंपरा को भूल जाते हैं, याद रखने की कोई झंझट नहीं है। लेजर बनाते तो क्लासिफिकेशन से एट ए ग्लांस हमको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। कोई और पब्लिक को अगर पैसा लगाना हो तो वो हमारे बारे में जानकारी कैसे करे कि हम कितने प्रॉफिट या लॉस में, ये हम कर पाते हैं। अकाउंटिंग करने से हमको पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल को कंपेयर करने में मदद मिल जाती है। अकाउंटिंग करने से हमें अपने बिजनेस को दूसरे के बिजनेस से कंपेयर करने में मदद मिल जाती है। इसका मतलब दोस्त अगर हमने अकाउंटिंग करी तो हम जीवित हैं, नहीं करी तो हम
बेवकूफ़ बन सकते हैं, कोई भी हमारे साथ कभी भी खिलवाड़ कर सकता है। अकाउंटिंग करते तो हमें मालूम रहता कितना माल आया, कितना गया, कितना बचा है। अगर अकाउंटिंग नहीं करी तो हमारे दुकान के नौकरी चोरी कर लेंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी दुकान पे कितना स्टॉक होना चाहिए था और वाकई में कितना स्टॉक है। इसका मतलब दोस्त, अगर आपको बिजनेस में तरक्की करनी है, बिजनेस में काम करना है, तो आप कुछ भी करो मत करो लेकिन अकाउंटिंग करो जरूर, क्योंकि अकाउंटिंग से आपको क्लियरिटी समझ में आता है वेयर यू आर, कितना स्टॉक था, कितना आया, कितना गया, कितना बचा। नहीं करोगे तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो जाएगी। अकाउंटिंग करने से आपको मालूम पड़ता है किससे पैसा लेना बाकी, किसको देना बाकी, क्या कमाया, क्या खोया, क्या असेट्स, क्या लाइबिलिटीज, क्या हमको एट ए ग्लांस जानकारी मिल पाने में संभव हो पाती है। जो आम पब्लिक हमारे पैसा लगाती है उनको इसकी सहायता मिल पाती है। तो दोस्तों, अगर मैं पहला ऑब्जेक्टिव बात करूं तो अकाउंटिंग में जर्नल लेजर की तारीफ की गई है। रिकॉर्डिंग की समस्या हम कर लेते तो याद रखने का टेंशन नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में उसने एरर और फ्रॉड को बताया कि ये सुधर जाते हैं या ये नहीं होते हैं। तीसरे पॉइंट में उसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान हो पाता है। चौथे पॉइंट में उसने बोला फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट्स और लायबिलिटीज का मालूम पड़ पाता है। हमारी संपत्तियां कितनी, हमारे दायित्व कितने मालूम पड़ पाता है। पांचवें पॉइंट में बोला कि जो भी अकाउंटिंग का यूज करके डिसीजन लेना चाहता है तो वो हमारी अकाउंटिंग को देख के हमारे बारे में अपनी राय बना सकता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि हम कम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मैं चाहूंगा आप 1 मिनट के लिए से पढ़ें, फिर मैं आगे की बात करूंगा। दोस्तों मेरे क्या क्या है, क्या क्या है। सबसे पहली बात सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यहां पे ट्रांजैक्शन को, फिर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द एरर और फ्रॉड, फिर अकाउंटिंग प्लेज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, इज यूजफुल टू द यूजर। चेक इट आउट, चेक कर ले दोस्तों। ये मैं ग्रीन आउट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़ जाए, इससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपकी स्थिति क्या बनती है। चले मेरे दोस्तों, यहां पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अकाउंटिंग में, क्या बातें होनी चाहिए जिससे आप अकाउंटिंग को समझ पाओ। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, किस टाइप से अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। पहली बात, अकाउंट्स रिलायबल होना चाहिए। मतलब अकाउंट्स में जो भी डेटा आपको दे रहे हो, जो भी आप एंट्रियां कर रहे हो, जो भी आप फिगर लिख रहे हो, वो सब विश्वसनीय होना चाहिए, झूठे नहीं होना चाहिए। आप जिन डॉक्यूमेंट, जिन बिल से आप एंट्री कर रहे हो, जो आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, वो सब विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल में लिखे 5,000, आप लिख रहे हो 6,000। तो दोस्तों, जो डेटा आप लिख रहे हो वो डेटा का कोई सोर्स होना चाहिए, अथेंटिकेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। राइट, फैक्ट से यहाँ पे वेरीफिएबल होना चाहिए। तो दोस्त, ये जो डाटा रिलायबल होना चाहिए, वेरीफिएबल मतलब हम कभी भी आपस में क्रॉस चेक करें तो एक दूसरे से डेटा एक दूसरे को मिल पाए। बेस्ड ऑन द फैक्ट होना चाहिए, मतलब वो सच्चाई पे आधारित होना चाहिए, झूठे बिल नहीं होना चाहिए, गलत बिल नहीं होना चाहिए, डमी बिल नहीं होना चाहिए जिससे आप एंट्री कर रहे हो। आपने माल खरीदा, उस बिल जो आ रहा है परचेस का, वो सच होना चाहिए, वाकई में माल आना चाहिए। उस बिल में जो अमाउंट लिखा वही आपने बुक्स में लिखे हो, बही खातों में लिखे हो। इसका मतलब रिलायबल होना चाहिए अकाउंटिंग के डेटा। अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए ये बता रहा है। रिलेवेंस, दोस्तों वो बोल रहा है कि आप बिजनेस में होने वाले वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस से संबंधित है, उन्हीं ट्रांजैक्शनों को आप लिखो जो आपके बिजनेस से रिलेवेंस होते हो। पता चले जो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेवेंस ही नहीं हो, रिलेटेड ही नहीं है, और आप उसको जबरदस्ती में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो दोस्तों बोला ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, मतलब फालतू कचरा फचरा नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन विच इज इररिलेवेंट एंड यूजलेस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो डेटा इररिलेवेंट है और जिनका कोई यूज नहीं है, उनको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या? अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग ऐसे होना चाहिए जो समझने योग्य हो। अकाउंटिंग ऐसे होना चाहिए जो समझने योग्य हो, जिनको आप समझने योग्यता वाली बात करते हो। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए वेरी सिंपल वे सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय इट्स यूजर।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत आसानी से आप समझा पाए, आसानी से आप बता पाए हो, ताकि कोई भी यूजर जो उसका यूज करने वाला है उसका इजीली अपना यूज करके काम कर पाए। तो दोस्तों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल वे सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर, बाय इट्स यूजर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से सिंपल वे में प्रेजेंट करना चाहिए जिससे जो भी उसको समझने की इच्छा रखते हो उनको आसानी से वो चीज समझ में आ जाए और इजीली वो चीज को वो अंडरस्टैंड कर पाए। कंपेरेबिलिटी, financial statement should contain the figures of current year as well as the figure of the previous year। आपके डेटा हमेशा पिछले साल के भी आपने फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, डेटा रखे होंगे, इस साल का भी फाइनल अकाउंट बनाया, डेटा रखे होंगे, एंड दैट ऑल डेटा शुड बी कंपेयर विथ ईच अदर। और सारे डेटा को आपको एक दूसरे से कंपेयर करना चाहिए ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर पाओ, ताकि आप अपनी कंपेरेबिलिटी को ले पाओ और आप पिछले साल के डेटा को इस साल के डेटा से कंपेयर करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देख पाओ कि आप पिछले साल से प्लस में हो या माइनस में हो। इसका मतलब अकाउंट्स में आपको केवल इस साल के डेटा नहीं बल्कि पिछले साल के डेटा को भी प्रिजर्व करना पड़ेंगे और पिछले साल जो आपने फाइनल अकाउंट बना के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली थी, साल भर के खर्चे लिखे थे, उनकी एक समरी बनाकर इस साल की समरी बनाकर उन दोनों को कंपेयर करना चाहिए। जिस प्रकार आपकी एग्जाम के रिजल्ट में आप पिछले साल के रिजल्ट से इस साल के रिजल्ट को कंपेयर करके अपने आप का आकलन करते हो कि आप अच्छा पढ़ने लगे हो या आप और कम पढ़ने में आ गए हो। तो दोस्तों, ये जो कंपैरिजन है आप लोगों का, ये आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज द कंपेरेबिलिटी। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर डेटा शुड बी कंपेयर विद द करंट ईयर डेटा और आपको उससे प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का परफॉर्मेंस को आकलन करना चाहिए और जैसा आपका परफॉर्मेंस आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी रिपोर्टिंग तैयार करके पब्लिक को कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप किस पोजीशन पे आ गए हो, किस पोजीशन पे आपकी स्थिति बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों, कंपेरेबिलिटी में बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर ऑफ करंट ईयर एज वेल एज द फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर सो दैट द करंट ईयर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कैन बी कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस साल के परफॉर्मेंस को आप पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर करके अपने बारे में राय दे सकते हो। तो दोस्तों, ये रही कंपेरेबिलिटी। अब दोस्तों, मैं आगे और बढ़ता हूं, पर पहले इन चार बातों को पढ़ें। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस और कंपेरेबिलिटी। याद करने की एक टेक्निक देता हूं, ऐसा याद करो, RRUC, राइट। सबके शॉर्ट फॉर्म बना लो ताकि आपको याद रहे। रिलायबिलिटी, R मतलब रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। रिलेवेंस मतलब उसी से रिलेटेड, राइट। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब डेटा इस तरीके से सिंपल वे में प्रेजेंट हो, ये अकाउंटिंग हैजार्ड मैनर में नहीं हो, अकाउंटिंग उटपटांग ढंग से नहीं हो, रूल के अनुसार हो, सिस्टमेटिक रूप में हो और आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। अकाउंटिंग डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल वे सो दैट इन्वेस्टर कैन टेक द डिसीजन अबाउट योर बिजनेस इन अ वेरी सिंपल वे। कंपेरेबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग शुड बी कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर और पिछले साल से इस साल के प्रॉफिट को कंपेयर करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दोस्तों, अब आ रहा है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पर अभी तक हमने आज जो बातें करी है वो हमने बातें करी है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में हमको यहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एस बोल दूं, राइट, प्रिवेंटिंग एरर और फ्रॉड, SP, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और यूजफुलनेस। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, SPPFU, हर चीज का पहला वर्ड ले लिया, SP, फाइनेंशियल पोजीशन और यूजफुल। याद रखने की टेक्निक, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, P मतलब प्रिवेंटिंग एरर और फ्रॉड, P मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, F मतलब फाइनेंशियल पोजीशन और U मतलब यूजफुल फॉर द यूजर। ऐसे दोस्तों आपको अपनी टेक्निक बनाओगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी और आप इजीली अपने चैप्टर को कमांड कर पाओगे और आसानी से अपनी चीज़ों को ले पाओगे दोस्तों। चलें दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता है दोस्तों मेरी बहुत खास बात। यहाँ पे सबसे पहली बात, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर क्या है। ये बहुत फेमस है, किताब में आपको काफ़ी बड़े लेवल पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने थ्योरी में आपको क्रक्स दिया हुआ। क्रक्स का मतलब होता है कि समरी दी हुई है।
आपको समरी आपको समझ में आनी चाहिए क्या बोलता है। बुक कीपिंग इज मेंटेन बाय द जूनियर स्टाफ। पहले तो मैं समझाता हूं बुक कीपिंग क्या होती है। राइट, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये प्राइमरी काम होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी काम, स्टार्टिंग का काम। राइट, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी काम। इसको बोलते हैं सेकेंडरी काम। पहले ये काम होता है, ये खत्म होता है तो ये होता है। मतलब ये जब एंड होता है, ये जब एंड होता है तो ये स्टार्ट होता है। इसमें इवेंट को पहचाना जाता है, ट्रांजैक्शन को, इसमें ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है। मतलब इसमें वो जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें शुरू के 4 काम होते हैं। आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड, कन्वर्ट इनटू मॉनेटरी टर्म्स, देन रिकॉर्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, देन क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन को ढूंढना, उसे कन्वर्ट करना, उसे रिकॉर्ड करना, उसे क्लासीफाई करना, ये बुक कीपिंग में आता है। बुक कीपिंग का मतलब ही होता है बुक कीपिंग, मतलब बही खाते रखना, किताबों को रखना, जिसमें आप एक जर्नल एंट्री करते हो, जिसमें आप लिखा पढ़ी करते हो, वो किताबें, वो बही खाते, उन्हें बोला जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बही खाते रखना, उसमें आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो। पर उसके बाद जब डाटा की समरी बनती है, समरी मतलब ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जब डाटा का फाइनल अकाउंट बनता है अर्थात P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन होता है। याद करो, उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बाद उनका एनालाइज होता है, वही एनालिसिस, और फिर उनकी रिपोर्ट को पब्लिक में कम्युनिकेट किया जाता है कि हम किस पोजीशन पे हैं, कम्युनिकेट किया जाता है। तो दोस्तों वो सब चीज़ें क्या हो गई आपके लिए, अकाउंटिंग। तो ये काम छोटा होता है, स्मॉल होता है, और ये काम टेक्निकल होता है। ये काम स्मॉल होता है और ये काम बिग होता है। ये काम टेक्निकल होता है। कोई साधारण योग्यता वाला व्यक्ति, कोई साधारण योग्यता वाला व्यक्ति, कोई साधारण, कोई सिंपल नॉलेज वाला व्यक्ति, सिंपल नॉलेज वाला व्यक्ति इसे कर सकता है। और इसे करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। तो कोई सिंपल नॉलेज वाला व्यक्ति ये काम कर सकता है, पर स्पेशल नॉलेज वाला व्यक्ति ये काम करता है। ये बहुत चीपर होता है, क्योंकि सिंपल नॉलेज वाला व्यक्ति सस्ते में मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति जो बुक कीपिंग मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड करेगा, जर्नल एंट्री करेगा, लेजर बनाएगा, सिंपल नॉलेज वाला, सिंपल 11-12 बीकॉम वाला होगा, कर देगा। पर ये करने के लिए उसको टेक्निकल स्किल चाहिए, इसलिए ये कॉस्टलियर होता है, कॉस्टलियर होता है। तो दोस्तों ये मैंने मेरे मन से कितने सारे रीजन लिख दिए। बुक कीपिंग का मतलब होता है छोटा काम, बही खाते रखना, और अकाउंटेंसी का मतलब होता है बड़ा काम करना। एक्चुअल में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को इन ब्रॉडर सेंस में एक ही लिया जाता है, जबकि टेक्निकली सेंस में दोनों अलग अलग है। बुक कीपिंग एक छोटा डब्बा है और अकाउंटेंसी एक बड़ा डब्बा है। बुक कीपिंग में एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति, कम नॉलेज वाला व्यक्ति शुरुआती दौर पे काम कर लेता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ढूंढना, उसे मेजर करना, मनी में उसे रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, बस यहीं तक का काम बुक कीपिंग में होता है। पर उसके बाद उसकी समरी बनाना, उसका फाइनल अकाउंट बनाना, उसका एनालिसिस करना, पिछले साल से कंपेयर करना, फिर प्रॉफिटेबिलिटी को निकालना, फिर आप उसका पब्लिक को कम्युनिकेट करना कि वेयर वी आर, ये सब अकाउंटेंसी में होता है। पहला बुक कीपिंग होता है, फिर अकाउंटेंसी होता है। इट मीन्स बुक कीपिंग इज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, बट अकाउंटेंसी इज डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, क्योंकि जब तक जर्नल और लेजर नहीं बनेंगे, जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। सर अकाउंटिंग की सीक्वेंस क्या होती है?
सर सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? वही साइकिल। सबसे पहली बात, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करो, देन फिर वही रिकॉर्ड इन ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, या यूं बोलूं मैं मेजर करो, मनी में कन्वर्ट करो, मनी में मेजरमेंट करो, फिर उसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करो, फिर उसे क्लासीफाई करो लेजर। बस यहां तक का काम बुक कीपिंग। फिर दोस्तों उसके बाद में उसे आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, समरी, फिर उसका फाइनल अकाउंट बनाओ, फिर उसको एनालाइज करो, और फिर दोस्तों उसे रिपोर्ट और कम्युनिकेट करो, रिपोर्ट और कम्युनिकेट करो पब्लिक को, चेक इट आउट। और दोस्तों ये रहा, तो दोस्तों दिस इज द अकाउंटिंग। ये आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले हम बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को ढूंढेंगे, कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, फिर उन्हें मेजर करेंगे मनी में, फिर उन्हें रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में रूल के अकॉर्डिंग, फिर उन्हें क्लासिफाई करेंगे, फिर उनकी समरी बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के तौर पे, फिर उनका फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फिर उन्हें एनालिसिस करेंगे, फिर रिपोर्ट को पब्लिक को कम्युनिकेट करेंगे। चेक इट। फिर पब्लिक को कम्युनिकेट किया जाएगा। चेक कर ले। तो दोस्तों मेरे ये ट्रांजैक्शन हो गया, इवेंट हो गया, मनी मेजरमेंट की बात हो गई, जर्नल एंट्री की हो गई, लेजर हो गई, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एनालाइज, रिपोर्ट, कम्युनिकेटिंग, ये सब चल रहा है। इधर आए, सबसे पहला काम ये प्राइमरी होता है, ये खत्म होगा तभी तो ये चालू होगा। इसका मतलब बुक कीपिंग पहले होता है, अकाउंटेंसी बाद में होता है। बुक कीपिंग इज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, बट अकाउंटेंसी इज डिपेंड ऑन द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज नॉट डिपेंड ऑन द अकाउंटेंसी बिकॉज बुक कीपिंग पहले होता है और अकाउंटेंसी बाद में होता है। जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटेंसी चालू होता है। बुक कीपिंग प्राइमरी काम होता है, अकाउंटेंसी सेकेंडरी काम होता है। बुक कीपिंग कोई भी छोटा आदमी कर सकता है, मतलब सिंपल नॉलेज वाला। अकाउंटेंसी बड़ा आदमी करेगा, कॉस्टलियर होगा। तो दोस्तों ये मेरी यहाँ पे कुछ बात है। प्राइमरी काम, सेकेंडरी काम, यहाँ पे बुक कीपिंग जब एंड होता है तो अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। इसमें ये काम होते हैं, इसमें ये काम होते हैं। ये स्मॉल काम होता है, छोटा काम होता है, ये बड़ा काम होता है। ये सिंपल नॉलेज वाला आदमी कर सकता है, स्पेशल नॉलेज वाला आदमी कर सकता है। ये सिंपल नॉलेज वाला करता है तो चीपर होता है, तो ये स्पेशल नॉलेज वाला होता है तो कॉस्टलियर होता है। और दोस्तों ये रही अपने सामने बातें। चेक इट आउट, चेक इट आउट। कोई जल्दी नहीं है मेरे दोस्तों, मुझे ये देख लो आप। अब मेरे दोस्तों मुझे बात करनी है डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मुझे बात करना है कि आपके बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है आपके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपके लिए यहां पे बात है। तो बुक कीपिंग ये रहा दोस्तों, अकाउंटिंग ये रहा। बुक कीपिंग इज मेंटेन बाय द जूनियर स्टाफ, ये लिखा है, बुक कीपिंग इज मेंटेन बाय द जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग इज मेंटेन बाय द जूनियर स्टाफ। और अकाउंटेंसी इज मेंटेन बाय द सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, आइडेंटिफाई, जर्नल, लेजर, ये सब होती है, राइट, ये सब की जाती है, राइट, ये सब की जाती है। जबकि ये सेकेंडरी स्टेप है। इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री में रोज की रोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी हुआ अभी लिखो, अभी हुआ अभी काम करो, मतलब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आज का ट्रांजैक्शन आज ही लिखो, अभी का ट्रांजैक्शन अभी लिखो, रोज की बात रोज लिखो। जबकि यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द बुक कीपिंग। यहाँ पे थोड़ा सा अलग बोलना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन द बुक कीपिंग का मतलब नहीं, यहाँ पे आप जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है साल के एंड में भी बनाते हैं। मतलब मैं अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा क्रॉस मारूं
और ये पॉइंट थोड़ा सा मैं ऐसा करूं कि यहाँ से काट के और यहाँ पे बोलूं कि ये पीरियड एंड में किया जाता है, समय एंड में किया जाता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 12 महीने बाद। ये रोज रोज नहीं किया जाता है, ये डे टू डे नहीं किया जाता है, ये डे टू डे नहीं किया जाता है, ये डे टू डे किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक क्रक्स के तौर पे बताया, जबकि पूरी थ्योरी ये रही। तो अगर आप लोग सब जने थोड़ा सा साथ देते हैं तो मैं आपको जो थ्योरी क्रक्स में दी हुई है उससे ज्यादा, आपकी किताब में तो भंडार भरा हुआ है, लेकिन वही बात होती है उतना याद नहीं कर पाता बच्चा। हमने अभी यहाँ पे इतना दिया जिससे बच्चा तुरंत याद करे, फिर और जब किताब में जाके पढ़ता है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा फैलावड़ा नहीं किया गया, यहाँ पे आपको क्रक्स दिया गया ताकि आप उसको मेमोराइज कर पाओ, बाकी समझाने में आपको और कई चीजें रहेगी। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो अकाउंटिंग साइकिल की हमने बात करी थी मेरे दोस्तों, वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ही तो है। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलो या अकाउंटिंग साइकिल बोलो, अकाउंटिंग की प्रोसेस बोलो या अकाउंटिंग की साइकिल बोलो, सबसे पहले उसने यही बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है द इकोनॉमिक इवेंट, ट्रांजैक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको उसको मेजरमेंट करना है पैसों में, मनी में, फिर आपको उसे रिकॉर्ड करना है जिसको आप जर्नल एंट्री कहते हैं, और इसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को अपनाना है। फिर आपको उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में असेट्स, लायबिलिटीज वगैरह में क्लासिफाई करना है, मतलब लेजर बनाना है, अलग अलग को अलग अलग जगह पे ले जाना है। फिर आपको उसके बाद समराइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब आपको उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है जर्नल और लेजर से, फिर आपको उसकी बैलेंस शीट बनानी है, आखिरी में आपको उसको एनालाइज करके आपको वेरियस रिपोर्ट वगैरह देनी है, और फिर वो आप पब्लिक को कम्युनिकेट करोगे कि मेरी स्थिति क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले एक एक करके बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस में होने वाले इकोनॉमिक इवेंट क्या है दोस्तों? माल खरीदना, माल बेचना, पैसे लेना, पैसे देना, खर्चे करना, इनकम लेना, दैट आर द इकोनॉमिक इवेंट। एन इकोनॉमिक इवेंट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, मैंने इंटरेस्ट दिया, मैंने माल बेचा, मैंने अपने डेटर्स से पैसा लिया, मैंने अपने क्रेडिटर्स को पैसा दिया, बैंक से पैसा निकाला, तो देखो आप सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय, गुड्स परचेज, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, these are the economic event which is occurred in the business, and that should be recorded in a systematic manner, and that should be recorded in a systematic manner. That is the economic event. Now मेरे दोस्तों अब आ रहा है यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इंटरनल यूजर कौन है और एक्सटर्नल यूजर कौन है दोस्तों। Who is the internal user and who is the external user? कौन इंटरनल यूजर है और कौन एक्सटर्नल यूजर है? Who is the internal user and who is the external user? कौन आपके पास इंटरनल यूजर के रूप में होगा और कौन आपके पास एक्सटर्नल यूजर के रूप में होगा दोस्तों, इसका फैसला आपको करना जरूरी है। Who is the internal user and who is the external user? पक्की बात दोस्तों। तो चलें देखते हैं अपन यहाँ पे अब क्या दिया गया है। इंटरनल यूजर का मतलब क्या, किसे कहते हैं इंटरनल यूजर? आपके अकाउंटिंग का यूज करने वाले कौन है, आपके अकाउंटिंग के यूजर कौन कौन है? आपके अकाउंटिंग के यूज करने वाले व्यक्ति कौन कौन है, ये अपने को समझने की जरूरत होगी। हु इज द इंटरनल यूजर एंड हु इज द एक्सटर्नल यूजर? इंटरनल यूजर मतलब वो जो आपको आंतरिक रूप से अकाउंटिंग करने का फायदा उठाते हैं। कौन है जिनको अकाउंटिंग करने का फायदा मिलेगा? कौन है वो जिनको अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करने से कुछ अच्छा लगेगा? मालिक, क्योंकि मालिक को ये मालूम पड़ेगा कि मैं कितना कमा रहा हूं, कितना खो रहा हूं, कोई खर्चा मेरे यहाँ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हो रहा, कोई चोरी तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई गबन तो नहीं हो रहा है। अकाउंटिंग करने से सबसे बड़ा फायदा होता है ऑनर को। बिजनेस 3 तरीके से होते हैं, एक प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। बिजनेस के 3 स्वरूप होते हैं।
एक सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वो बिजनेस जिसमें एक मालिक होता है। एक पार्टनरशिप मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक मालिक होते हैं, पर 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और एक कंपनी होती है जिसमें कितने भी मालिक बन सकते हैं, उसके कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, जो भी उसके हिस्सेदार होते हैं कंपनी में, उसे शेयर होल्डर अंशधारी कहा जाता है। अकाउंटिंग करने से हमेशा मालिक को फायदा होगा, क्योंकि उसे मालूम पड़ेगा कि वेयर वी आर, वो किस पोजीशन पे सर्वाइव कर रहा है, वो किस पोजीशन पे काम कर पा रहा है। तो अकाउंटिंग करने का फायदा ओनर को होता है, शेयर होल्डर को होता है, इन्वेस्टर को होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को मालूम पड़ता है कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, इस कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। आज आप बहुत सीधी सी बात है, आज आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे जो अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही कैसे मालूम पड़ेगा आपको? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से मालूम पड़ेगा कि भाई वो अच्छा कमा रहा है। तो कहते हैं अच्छा कमा रहा है तो हम भी उसके साथ में, और बुरा कमा रहा है तो हम उससे दूर हट जाएंगे। तो चलती का नाम गाड़ी वाली बात है कि अगर हमारी पोजीशन अच्छी है और हम रेगुलर चल पा रहे हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, और अगर हमारी पोजीशन अच्छी, उसका सामने वाली कंपनी की अच्छी नहीं है, तो हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। एम्प्लॉय अपने स्टाफ को मालूम पड़ता है, अपने स्टाफ को मालूम पड़ता है कि वो कोई काम गलत तो नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, कोई चोरी तो नहीं हो रही, कोई घमंड तो नहीं हो रहा है, मालूम पड़ता है। मैनेजमेंट को फ़ायदा मिलता है अकाउंटिंग करने से कि भैया मैनेजमेंट को समझ में आता है कि यार कहीं बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, कहीं मेरे स्टॉक की कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे यहाँ जो डेटर्स जिनको मैंने उधार माल बेचा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबी टाइम हो गया उनका पैसा ही नहीं आया। इसका मतलब अकाउंटिंग करने से अपनी आंखें खुल जाती है। अकाउंटिंग करने से हमको मालूम पड़ता है कि हम किस जगह पे हैं। अकाउंटिंग करने से हमें मालूम पड़ता है कोई फिजूल खर्चा तो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं है, किससे लेना है, किसको देना है, जो जिससे लेना है उसको कितना टाइम हो गया, कब माल बेचा था, जिसको देना उसको कितना पैसा देना है, कब दिया था, उसका माल में कोई डैमेज तो नहीं है। तमाम चीज़ों की जानकारी एक चीज़ से आपको मिल पाती है जिसका नाम है अकाउंटिंग। तो दोस्तों, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब इनका यूजर कौन है, इनका उपयोग करने वाले कौन है। तो इंटरनल मतलब आंतरिक आदमी और एक्सटर्नल मतलब बाहरी आदमी। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी आदमी। सरकार की बात करता हूं। पहले एक बात बताओ, अपना देश में सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? अपने से ही तो लेगी। अपने से मतलब किससे लेगी? जो ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा। इनकम टैक्स नाम सुना है आपने? इनकम टैक्स मतलब इनकम पे टैक्स। सरकार एक निश्चित इनकम तक पे टैक्स नहीं लेती है, उससे ज़्यादा कमा रहे हो तो लेंगी। अब सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा कौन कितना कमा रहा है? अगर आपने अकाउंटिंग ही नहीं रखी और आपने सरकार को बताया नहीं, तो सरकार को क्या मालूम पड़ेगा कौन कितना कमा रहा है? इसलिए सरकार सबको बोलती कंपल्सरी यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, you have to maintain the accounting, and please show me your accounting that what is your profitability, and according to your profitability you have to pay the tax. It means accounting करने से ही सरकार को मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स आपसे सरकार को आ रहा है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर हम तो गलत बता देंगे। अपन ने पहले ही बात कर दी, रिलायबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग में, रिलेवेंस होना चाहिए। अगर आपने गलत काम करा तो सरकार पकड़ लेगी, ऑडिटर सीए पकड़ लेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसर पकड़ लेंगे, वो देखेंगे रिलेवेंस है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं है, कोई गलत फैक्ट तो नहीं है, कोई मिसलीडिंग पिक्चर तो नहीं है। इसका मतलब दोस्त, अगर हमने कोई चीज़ गलत करी तो कोई है जो हमें पकड़ लेगा, कोई है जो हमें यहाँ पे बताएगा कि आपने काम गलत करा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल यूजर में रेगुलेटरी एजेंसी मतलब गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसी मतलब गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। लेबर यूनियन, आपके लेबर को मालूम पड़ जाता है, लेबर यूनियन को, कि भैया हमारा मालिक कितना कमा रहा है, हमारे मालिक को बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, तो अपन इसको क्या करें, यहाँ पे अभी इससे ज़्यादा पैसा नहीं मांगे। इसका मतलब है कि लेबर यूनियन एक्सटर्नल है, जिससे मालूम पड़ता है कि मजदूर ज़्यादा डिमांड नहीं करे, नहीं तो पता चले उनको मालूम पड़ता है कि कंपनी ज़्यादा कमा रही तो ज़्यादा डिमांड, कम कमा रही तो कम डिमांड। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि लेबर यूनियन की पोजीशन, लेबर यूनियन को मालूम पड़ जाता है कि हमारा मालिक जिसमें हम काम कर रहे हैं वो कितना कमा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपको समझ में आएगा बाद में
कि जहाँ शेयर मार्केट की डीलिंग होती है वहाँ से भी अपने को इनकी इन्फॉर्मेशन, उनको भी इसका उपयोग मालूम पड़ता है कि जिस कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है उसका शेयर मार्केट में भाव बढ़ जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का यूज़ करते हुए और उसे आगे का सीन बताती है। सीधी बात है, जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे, जिस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी, जिस कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी, जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी, मान के चलना दोस्तों उस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी, तो उस कंपनी का शेयर्स का भाव भी मार्केट में ज्यादा, उस कंपनी के शेयर्स का भाव भी मार्केट में अच्छा होगा। पब्लिक को भी मालूम पड़ता है दोस्तों, कि पब्लिक को समझ में आता है कि कौन सी कंपनी कितना कमा रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये बताया कि इसके यूजर कौन है, मतलब अकाउंटिंग का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन कौन है, अकाउंटिंग को कौन कौन व्यक्ति उपयोग में लाते हैं, अकाउंटिंग से किन आदमियों का क्या फायदा होता है, कौन से आदमी अकाउंटिंग का कैसे यूज करते हैं। तो इसको अपन बोल सकते हैं यूजर ऑफ द अकाउंटिंग। इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, मतलब अकाउंटिंग का उपयोग करने वाले व्यक्ति हमारे खुद के भी हैं और अकाउंटिंग का उपयोग करने वाले व्यक्ति कोई दूसरे भी हैं, जो हम दोनों की बातें यहां पे करना पसंद करेंगे। चलें दोस्तों एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पहले अभी बात करी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, अकाउंटिंग से हमें मालूम पड़ता है कि हम डेली टू डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमको भूलने का टेंशन नहीं रहे, क्लासिफाई कर देते हैं ताकि एट ए ग्लांस इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अकाउंटिंग करने से हम एरर और फ्रॉड को रोक पाते हैं। अकाउंटिंग करने से हमको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़ती है। अकाउंटिंग करने से हमको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अर्थात असेट्स लायबिलिटीज का ज्ञान होता है। अकाउंटिंग करने से जो उसका उपयोग करने वाले यूजर है उनको पर्याप्त जानकारी मिल पाती है ताकि वो अकाउंटिंग को देखकर उस कंपनी के बारे में अपना डिसीजन ले पाए कि उन्हें उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, फैक्ट ऑथेंटिकेट होना चाहिए, डेटा सही होना चाहिए, बिल सही होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब उसी मैटर से रिलेटेड आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, इररिलेवेंट मैटर को दिखाना नहीं चाहिए। अकाउंटिंग ऐसे होना चाहिए जिसमें डेटा को सिंपल वे में प्रेजेंट किया गया हो जिससे उसके यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अकाउंटिंग में हमको ऐसे होना चाहिए जो कंपेरेबिलिटी हो, अर्थात पिछले साल के डाटा हो, इस साल के डाटा हो, ताकि हम पिछले साल के डेटा से इस साल के डेटा को कंपेयर करके और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करके कंपेयर करके आगे का डिसीजन ले पाए। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में अंतर हमने समझा। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटेंसी एक अपर स्टेज है। बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करके जर्नल एंट्री करते हैं, जबकि अकाउंटेंसी में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। पहला बुक कीपिंग का काम होता है, फिर अकाउंटेंसी होता है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन अकाउंटेंसी बुक कीपिंग पर डिपेंड होता है। जब बुक कीपिंग समाप्त होती है वहां से अकाउंटेंसी चालू होती है। अगला बुक कीपिंग साधारण योग्यता, साधारण नॉलेज वाला व्यक्ति कर सकता है, जबकि अकाउंटेंसी करने के लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होना जरूरी है, उसके लिए टेक्निकल स्किल होना जरूरी है। बुक कीपिंग के लिए इसलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि कॉस्ट ये चीपर होती है, जबकि अकाउंटेंसी कॉस्टलियर होती है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, मनी में मेजर करो, रिकॉर्ड करो, जर्नल एंट्री करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, समरी बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ, पिछले साल से कंपेयर करके रिजल्ट निकालो, पब्लिक को कम्युनिकेट करो। फिर बात आती है इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, माल खरीदना, बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना। अगली थ्योरी थी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन कौन है। इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। इंटरनल में ऑनर है, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, ये सब इंटरनल हो गए। शेयर होल्डर हो गए, मतलब एक्चुअल में इन्वेस्टर नहीं बोल के शेयर होल्डर बोलना चाहिए, ऑनर, शेयर होल्डर, राइट, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर में लेबर यूनियन हो गई, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, राइट, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, पब्लिक हो गई। तो ये लोग अपना हमारा यूज करते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या है। अब बात आती है अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या है। व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग,
तो मेरे दोस्तों बहुत क्लियर है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस बहुत सारी है। मतलब कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है? तो एक होती है फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी हम लोग जितनी चर्चा कर रहे हैं 2 दिन से, वो सब फिनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समरी बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, रिजल्ट निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, पब्लिक को कम्युनिकेट करेंगे। उद्देश्य एक ही है, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, गोल निकालना। दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालना ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों फिनेंशियल अकाउंटिंग की बात अगर मैं करूं, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में बुक कीपिंग है, प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सब चीजें हमारे ऑब्जेक्ट है, ये सब हमारी अकाउंटिंग करने की बातें हैं दोस्तों। फिनेंशियल अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आती है यहाँ पे, और अकाउंटेंसी भी आती है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होती है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप बीकॉम सेकेंड ईयर में जाओगे या सीए करोगे तब आएगी। उस कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमने क्या कमाया क्या खोया। उसमें तो ये कि अगर मैं ये टेबल बना रहा हूं तो इस टेबल को बनाने में कितनी लकड़ी, कितना लोहा, कितनी रीप, कितनी प्लास्टिक, कितना फेविकॉल, कितने नट, कितने बोल्ट, कितनी लेबर, कितने खर्चे लगे। अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब बनिया बुद्धि सिंधी बुद्धि, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे टोटल कितना खर्चा लगा है, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे टोटल कितना एक्सपेंडिचर लगा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि लागत की अकाउंटिंग करना, जिसमें हमको ये मालूम पड़े कि हमने उस अकाउंटिंग को करने में, हमने उस लागत, उस खर्चे को करने में हमारा कितना खर्चा आ पाया है। तो दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये हो गया कि कितने की लागत का खर्चा आ रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना खर्चा आ रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितनी बातें आ रही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, उस प्रोडक्ट की यूनिट निकालना, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना खर्चा आ रहा है, ये हमको यहाँ पे देखना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें दोस्तों, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहां पे क्या बात करना चाहेंगे? इट ब्लेंड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट मैक्सिमम कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को दोनों को मिक्स करते हो। आप कोशिश ऐसी करते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम लगे, आप रिकॉर्ड इतनी अच्छी तरीके से करो, आप माल इतनी अच्छी तरीके से बेचो कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करो कि आप किसी प्रोडक्ट को बनाने में सस्ता बन जाए, क्वालिटी अच्छी बने, प्रोडक्ट को बेचो तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए तमाम एफर्ट्स डालते हो, और आप कोशिश करते हो कि जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समावेश करते हुए, मिक्स करते हुए उद्देश्य के तहत काम करो और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करो। तो दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ इस तरह की अकाउंटिंग होती है जिसमें आप ये देखते हो कि आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपकी कॉस्टिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को आप बढ़ा पाओ। इट ब्लेंड्स द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इट ब्लेंड्स द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग to get the maximum profit at maximum cost। बेटा ये थोड़ा सा वर्डिंग गलत है मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वर्ड को काटूंगा मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट मतलब कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट क्या है, ज्यादा से ज्यादा है। अगली अकाउंटिंग है टैक्स अकाउंटिंग। दोस्तों ये अकाउंटिंग हम टैक्स के एंगल से देखते हैं, सरकार के एंगल से देखते हैं। इस अकाउंटिंग में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपना इजीली इनकम टैक्स निकाल पाए, सेल्स टैक्स निकाल पाए, जीएसटी निकाल पाए। अर्थात इस अकाउंटिंग में हम अपना अकाउंटिंग का जीएसटी निकालना चाहते हैं, इनकम टैक्स निकालना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने अपनी अकाउंटिंग करी, उससे क्या कमाया क्या खोया, और उससे अपनी कमाई और सब चीज निकालने के बाद अपने टैक्सेशन का स्टेटस क्या है, अपने टैक्सेशन की स्थिति क्या है, उन चीजों को हम यहां पे देखना चाहते हैं। देन दोस्तों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। दोस्तों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आपको
अपना कुछ इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए जिससे समाज को उससे प्रेरणा मिल पाए, जिससे समाज का भी कुछ उत्थान हो पाए। मतलब आप अपने जब अपना बिजनेस करते हो तो उससे जो प्रॉफिट कमाते हो तो उसका कुछ परसेंटेज आपको समाज सेवा में लगाना चाहिए, और वो जो समाज सेवा में लगा रहे हो उसको ये भी देखना चाहिए कि उसका उपयोग ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो जब आपने अपना प्रॉफिट का कुछ पैसा निकाल के समाज के उत्थान में लगाया तो आप उसकी भी अकाउंटिंग करो, जिससे आपको समझ में आए कि सोशल बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो हम लोगों ने बात करी, ये अकाउंटिंग के डिफरेंट टाइप हैं, जिसमें हमने बात करी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बात करते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हैं और उससे हम कंपेयर करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि हमारे को उस प्रोडक्ट की लागत कितनी आई है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें कितने में पड़ा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे ऊपर क्या कॉस्टिंग आ रही है। ये तमाम तरह की बातें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग ये देखते हैं कि हम किस प्रकार अपनी कॉस्टिंग और मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का फायदा उठाएं, और उन दोनों की दृष्टि से हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो अपने को देखना है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे कॉस्टिंग कम से कम आए और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी कॉस्टिंग कम आके प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए। टैक्स अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि हमारा टैक्स का कैलकुलेशन क्या है, सेल टैक्स कितना बन रहा है, इनकम टैक्स कितना बन रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमें यह देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उससे हमारे बिजनेस से समाज को कितना फायदा मिल रहा है, समाज कितना उत्थान कर रहा है। हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ पोर्शन उठा के समाज सेवा में लगाएंगे, समाज के उत्थान में लगाएंगे और समाज को उसका फायदा मिले, ऐसी हम कोशिश करेंगे। एक CSR करके बातें होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी होती है उनको अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज NGO समाज सेवा में लगाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उनका पर्याप्त उपयोग उन संस्थाओं को मिल रहा है। अब दोस्तों एक और छोटी सी बात, और ये पार्ट अपना कंप्लीट हो सकता है, सिस्टमैटिक ऑफ रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक ऑफ रिकॉर्डिंग दोस्तों ये रहा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डेटाओं का सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। आपको रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके हैं। अकाउंटिंग एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम से होता है, ये बाद में समझ में आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक जगह लिख लिया, दूसरी जगह नहीं लिखा। अकाउंटिंग का एक बेसिक फंडामेंटल आप आगे जाके पढ़ोगे तो बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स ये कहते हैं कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। मतलब डबल एंट्री सिस्टम मतलब एवरी ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। आप जब अकाउंट्स में आगे जाके पढ़ोगे तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। डेबिट मतलब डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। ये डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। मतलब डेबिट साइड जिसको अपन बोले तो लेफ्ट हैंड साइड होती है और क्रेडिट साइड मतलब राइट हैंड साइड होती है। और इसको CR मतलब डेबिट रिकॉर्ड, CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड और DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड। पूरा अकाउंट्स इन दो शब्दों में घूमता है। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक अकाउंट्स में ये दो शब्द अमर रहेंगे। DR डेबिट रिकॉर्ड, CR क्रेडिट रिकॉर्ड। जैसे अपन जब फिजिक्स पढ़ते थे तो न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे हम पढ़ते थे। उनके बिना फिजिक्स चल ही नहीं सकता है। जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो इक्वेशन की बात करते थे, उनके बिना मैथ्स हो ही नहीं सकता है। वैसे दोस्त अकाउंट्स में सिर्फ दो ही बातें हैं जिनसे अपना जीवन भर परिचय होता रहेगा, वो है DR डेबिट रिकॉर्ड, CR क्रेडिट रिकॉर्ड। तो मेरे दोस्तों डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड, CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। इसका अर्थ यह हुआ कि अकाउंटिंग में प्रत्येक ट्रांजैक्शनों के डबल इफेक्ट होते हैं।
Every transaction should be recorded. There is a system of bookkeeping under which every business transaction is recorded in two place. In two place. In two place का मतलब होता है एवरी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे. हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होंगे? दो होंगे. एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा. वन डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट. तो डबल एंट्री सिस्टम मतलब एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेस. वन एट द डेबिट प्लेस एंड सेकेंड इज द क्रेडिट प्लेस. It means every transaction should be recorded in two place, means every transaction has two effect. हर ट्रांजेक्शनों के दो इफेक्ट होते हैं. एक डेबिट होता है एंड क्रेडिट होता है. और ये बोला है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल कंसेप्ट. डबल कंसेप्ट पे होता है विच स्टेट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन क्रेडिट. हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है. जैसे हर एक डेबिट होगा तो उसके सामने क्रेडिट होगा. तो दोस्तों अकाउंट से अगर प्यार मोहब्बत करना है तो आप मान के चलना कि इसकी दो बातें, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है. दोस्तों तो एक डेबिट की बात करेंगे और एक क्रेडिट की बात करेंगे. अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है. दोस्त पक्की बात. तो दोस्तों ये रही अपने लिए यहाँ पे बात की एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट है. ये आपके लिए बातचीत आगे आएगी. दोस्तों सिंगल एंट्री में द सिस्टम इग्नोर. अब डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? पहले डबल एंट्री सिस्टम मतलब अकाउंटिंग का वो सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन, हर व्यवहार, हर इवेंट के दो प्रभाव होंगे. एक डेबिट में होगा, एक क्रेडिट में होगा. वन इज द डेबिट, अनदर वन इज द क्रेडिट. एवरी ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन टू प्लेस, टू टाइम्स. जिस प्रकार हमारे दो पांव होते हैं उसी प्रकार दो साइड है. यहां पे डेबिट और क्रेडिट है, इक्वली होते हैं. हर ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखना है तो ये अकाउंटिंग सही चलेगी. एक डेबिट एक क्रेडिट. लेजर में भी डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट क्रेडिट, फाइनल अकाउंट भी बनाना है. इसका मतलब अकाउंटिंग का एक स्लोगन यहां से घर जाते जाते दोहराते चलाना कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. अर्थात अकाउंटिंग में प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक ट्रांजैक्शन, प्रत्येक इवेंट के दो जगह इफेक्ट जाएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट. एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी इंटर्ड इन द टू प्लेस. वन इज द डेबिट, अनदर वन इज द क्रेडिट. और यही अकाउंटिंग का प्रॉपर तरीका है. इसी के आधार पर जीवन भर अकाउंटिंग चलेगी. प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम. अब इम्प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या? सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री का मतलब होता है एक जगह लिख लिया, दूसरी जगह नहीं लिखा. यह अधूरा सिस्टम होता है. कई जने ऐसे भी करते हैं, लेकिन बाद में जब वो सीए के पास जाते हैं तो सीए उनके सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन को भी डबल एंट्री में कन्वर्ट करता है. क्योंकि अगर आपको प्रॉपर वे में फाइनल अकाउंट बनाना है, प्रॉपर वे में इंटरप्रिटेशन निकालना, प्रॉपर वे में रिजल्ट निकालना, प्रॉपर वे में प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, प्रॉपर वे में एनालाइज करना है, प्रॉपर वे में रिपोर्टिंग करना है, तो यू हैव टू मेंटेन द अकाउंटिंग अंडर, you have to maintain the accounting under double entry system. If you are maintain the accounting under single entry system, it means आपने एक बार टेम्परेरी काम कर लिया पर यह अधूरा सिस्टम कहलाता है. एट द ईयर एंड आपको इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसका मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट द वैलिड सिस्टम. छोटे दुकानदार जो होते हैं वो इस सिस्टम को अपनाते हैं, लेकिन फाइनली जब वो अपना रिजल्ट निकालना चाहते हैं, सीए के पास जाते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न भरवाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो सिंगल एंट्री को भी डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन मतलब क्या? आपने हर ट्रांजैक्शनों को एक जगह लिखा, आपने पूरी प्रॉपर वे में अकाउंटिंग नहीं करी, लेकिन एट द ईयर एंड आपको उस सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हर चीज की आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और जर्नल एंट्री करके उन्हें दो जगहों पे प्रभाव देना पड़ेगा. तो सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन वो अपनाते हैं जिनके पास अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होता है, जो टेम्परेरी एक बार अपना काम करके बाहर होना चाहते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग का अच्छा स्वरूप नहीं है. इसे अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है. अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्लियर कट मतलब होता है कि आपने प्रॉपर वे में अकाउंटिंग नहीं करी, इम्प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करी, ढंग से अकाउंटिंग नहीं करी. अब आपको उनको सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करके फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो यहां पे इसने बोला है दिस सिस्टम इग्नोर द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन.
एज डन इन द डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के दो प्रभाव पड़ते हैं और इसने उसका वायलेशन करा है, तो ये प्रॉपर वे की अकाउंटिंग नहीं है, इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर अकाउंटिंग कहेंगे दोस्तों। इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर अकाउंटिंग कहेंगे। इम्प्रॉपर अकाउंटिंग का मतलब होता है जो प्रॉपर वे में अकाउंटिंग नहीं की गई, उसे हम इम्प्रॉपर वे की अकाउंटिंग कहते हैं। राइट दोस्तों, तो दोस्तों इतनी थ्योरी रख रहा हूं। इसके बाद एक ये छोटा सा है एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस मतलब मैं पढ़ा चुका हूं। राइट, इसमें सबसे पहले वही ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, वाउचर लेकर आना है, उससे उसको जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल से लेजर करना है, जर्नल एंट्री को रिकॉर्डिंग कहते हैं, लेजर को अपन क्लासीफाई कहते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसे समराइजिंग कहते हैं, इससे फाइनल अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, और फिर इसका अपने को रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकाल के अपने को आगे की बात करनी है। तो दोस्तों दिस इज द बेसिक टॉपिक। ये आपका एक पहला टॉपिक था जो मैंने आपके सामने कवर अप करा है, जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है। कल हम इसको वापस समरी के तौर पे लेंगे, पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार इसे पढ़ के आएंगे, फिर हम इसका एक फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो आज का होमवर्क आपके लिए कि आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे, इसके की पॉइंट को पकड़ के आएंगे, थ्योरी को पढ़ के आएंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। मैंने किताब जैसी बहुत डिटेल नहीं करी है, किताब में यही चैप्टर उसने 15-20 पेज में दिया है। मैंने आपको समरी में इसलिए दिया कि पहले आप इसे पढ़ें फिर किताब को पढ़ें, क्योंकि एकदम किताब को पढ़ने जाते तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि क्या याद करना है क्या नहीं करना। मैंने वहां से कुछ चीजें छांट के यहाँ पे दी। आप इतना पहले याद करें ताकि आपके दिमाग में चीजें भर जाए, फिर आप जाके वहां पे बात करेंगे तो आपको चीजें और इलोबरेट हो जाएगी। बट अभी इतना तो आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। कल मुलाकात करते हैं इसी चैप्टर के अगली बातों के साथ। आप लोग रिवाइज करके आए। राइट, कल मिलते हैं अपन। थैंक यू।